जोहर झारखंड में हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करेंगे पश्चिम सिंहभूम में मनोहरपुर प्रखंड के झारबेड़ा गांव में डायरिया का प्रकोप दिख रहा है। यहां डायरिया से पीड़ित एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। सभी पीड़ितों का इलाज मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं मेडिकल टीम गांव में कैंप कर रही है और बीमार लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि झारबेड़ा गांव के लोगों ने तिलिंगविरी गांव में एक शादी समारोह में नॉनवेज खाना खाया था, जिसके बाद सभी को उल्टी और दस्त होने लगा। इसमें 15 साल की लड़की की हालत ज्यादा खराब हो गई और गांव में ही उसकी मौत हो गई। मुखिया की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ और प्रभावितों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई गई। इधर रंगों के त्योहार होली पर नकली पनीर और मावा के सौदागर आपके पकवान में जहर घोलने की तैयारी में हैं। रांची में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने करीब 2000 किलो नकली पनीर को जब्त किया है। 6 बसों के जरिए इस नकली पनीर को बिहार के कई शहरों से रांची लाया जा रहा था। इसी बीच फूड सेफ्टी विभाग ने जानकारी मिलने पर छापेमारी की, जिसमें नकली पनीर के साथ नकली मावा और घी जब्त किया गया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस सरगना की तलाश में जुट गई है। हमने इसमें प्रथम चरण में मैंने इसको चेक किया, आयोडीन सोल्यूशन डाल करके चेक किया। इसमें पूरी तरह से स्टार्च मिला हुआ है। इसमें अरारोट, मैदा, स्टार्च में कुछ भी हो सकता है, जो कि ये शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है खाने से। जो रंग मिलाया गया है, इसमें जो कलर आ गया, इससे शरीर को बहुत ही नुकसान हो सकता है। हमारे पास करीब 2000 केजी के आसपास जो सामान बरामद हुआ है, जो पूरी तरह से नकली है, जिसका हमने टेस्ट भी किया ऑन स्पॉट टेस्ट के तहत कि ये पनीर में कुछ एडल्ट्रेशन है। सबसे पहली बात तो ये कंज्यूमर के साथ एक ठगी है, क्योंकि वो दूध का दाम आपको मतलब ले रहे हैं आपसे और आपसे डुप्लीकेट पनीर खिला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह कोरोना और भी अन्य बीमारियां, जिस तरह से पैकेजिंग है इसकी, तो कुछ लेबलिंग भी नहीं, ना एक प्रॉपर पैकेजिंग भी नहीं है, इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। रेगुलर छापेमारी चलेगी, क्योंकि इस मामले में जिला प्रशासन काफी सख्त है और त्योहार को लेके भी, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा उधर गढ़वा जिले के दरमी नवाडी गांव पर फोन पर 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शादी में 2008 में गांव के ही चचेरे भाई के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था। शादी के बाद दोनों गुजरात में रहने लगे थे। बाद में लड़का कमाने के लिए अरब चला गया। पीड़ित का आरोप है कि विदेश से लौटने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली और उसे और उसकी बेटी को छोड़ दिया। साथ रहने के लिए जब दबाव बनाया तो पति ने फोन पर 3 बार तलाक 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 बोला। महिला ने गुजरात पुलिस से इसकी शिकायत की है। शिकायत के बाद गुजरात पुलिस के पदाधिकारी गढ़वा आए हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, जहां एक तरफ सख्त कानून अब ट्रिपल तलाक को लेकर बन चुका है, बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जी, देखा जाए तो ये कानून बनने के बाद ही ये पीड़िता आंदोलन के मूड में आई है और ये अब न्याय की गुहार लगा रही है। इसके साथ जो घटना घटी है वो है कि जो आरोपी है युवक, वो उसकी शादी हुई थी 2008 में। उसके बाद कुछ दिन तक दोनों का तालमेल ठीक रहा, लेकिन बाद में जो आरोप है उसके अनुसार आरोपी दहेज के रूप में पैसा की डिमांड करने लगा पत्नी से। पत्नी जब देने में असमर्थ हुई तो उसने इसे छोड़ दिया और पुनः अपने घर चला आया, यहाँ गढ़वा जिले के दरमी नवाडी, और पत्नी को गुजरात में ही रहने के लिए अपने मैके में छोड़ दिया। और इसके बाद वो यहाँ आकर 4 साल के पहले की बात है और अब ये लड़का यहाँ पर आकर शादी कर लिया है। जिसके बाद पत्नी जब इसके बात की पता लगाने के लिए आरोपी युवक के यहाँ फोन की तो उसने गुस्सा में आकर और 3 तलाक की बात बोल दिया। शैलेश, ये जानना चाहूंगी कि अभी वो युवक कहाँ पर है? पुलिस से क्या उसकी मुलाकात हो पाई है? पुलिस कुछ पूछताछ कर पाई है उससे? पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है, जांच कहाँ तक पहुंची है? जी, मैं बता दूं कि पुलिस से उस युवक की मुलाकात नहीं हो सकी है, क्योंकि युवक यहाँ से फरार है और मामला दर्ज होने के बाद वो फरार है। और पुलिस क्योंकि यहाँ पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है कि आखिर ये मामला सही है या नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शैलेश इस जानकारी के लिए। लेकिन अब सवाल यही है कि पीड़िता को इंसाफ किस तरीके से मिल पाएगा, क्योंकि
युवक जो है उसका पति बताया जा रहा है वो फरार चल रहा है। सुबह के टाइम पे कुछ 10 बजे के आसपास तो उन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी और कहा कि तू तो बहुत गंदी लड़की है, तू हमें तो तू चाहिए ही नहीं है, तू आउटलाइन की है, मेरे बारे में बहुत बुरा कहा। और ये फ़ोन मेरे हस्बैंड को पकड़ा दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरीके का जलील किया और मुझे बोला मुझे तुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है और मेरा तेरी लड़की और तू जाने, मैं तो तुझे को तलाक देता हूँ, अब मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। हम गुजरात बरोड़ा पुलिस स्टेशन से आए हैं, जेपी रोड पुलिस थाने से। इस एप्लीकेंट की वो जो फरियाद है 498 की, उसके पति पत्नी का जो झगड़ा था उसकी कंप्लेन की गई थी हमारे वहाँ। वो जो बंदा यहाँ का रहने वाला है वो कहीं से अपने 7-8 साल से वो रहता नहीं था यहाँ से और कुछ परेशानी की हुई थी और उसकी कंप्लेन करके हमारे वहाँ दर्ज हुई है एफआईआर। उसकी जांच के लिए हम यहाँ आए हैं। बात यही है कि हमारी बहू हम लोग पर केस किया है। हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे 4 आदमी में बैठ के हल कर लो। 2008 में शादी हुआ, अभी तक यहाँ आने के लिए नाम नहीं लेती है। कभी यहाँ 1 महीना से ज़्यादा रही नहीं है, 2-3 बार बस आई है इतना दिन में। और वो हम लोग बोलते हैं कि आकर रहो तो साफ बोलती है कि ना हमको झारखंड में रहना ही नहीं है। मामले की जांच जब पूरी होगी तो पूरी बात साफ हो पाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नारी शक्ति की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज समाज के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए खास महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जा रहा है। सरायकेला के राजनगर प्रखंड की रहने वाली चामी मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। चामी मुर्मू सहयोगी महिला समिति संस्था की संस्थापक है और पिछले 30 सालों से महिला सशक्तिकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रही हैं। कला प्रिय लोगों के जीवन यापन में आप मदद भी कर रही हैं। कला प्रिय लोगों के जीवन यापन में चामी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के सशक्त और अपना अधिकार से जीने के लिए आगे बढ़ाना, जागरूक करना, यही सोच के हम काम किए थे। और इसमें हमारे क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता, जनता, महिला सभी बहुत खुश हैं इस पुरस्कार से। अच्छा मैडम, कितनी मेहनत करती हैं? बहुत मेहनत करती है, बहुत संघर्ष भी किया है। इस बार उनको काफ़ी जगह बहुत परेशानी होना पड़ा है। उधर चक्रधरपुर रेल मंडल आज महिला दिवस को खास बनाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चला रहा है जिसमें पायलट, गार्ड, टीटी और सुरक्षा कर्मी तक सभी महिला कर्मी हैं। यहां तक कि स्टेशन मास्टर, ऑपरेटिंग कंट्रोल और टिकट काउंटर पर भी महिला कर्मियों को तैनात किया गया है। आज चक्रधरपुर से जैसे ही ट्रेन रवाना हुई तो सभी महिला कर्मियों के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी। जो हम लोग एसएम में जो हम लोग रोजमर्रा का काम करते हैं हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। और आज तो खुशी का बात है कि हम लोग आज वर्ल्ड विमेंस डे है और इस खुशी में यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट हुआ है और एक स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है जो कि सारे लोग महिला रहेंगे और महिला कर्मचारी ही इसमें सारे कोई काम कर रहे हैं। तो एक उत्साह है। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही रहेगा और होप करते हैं हम लोग का बेस्ट विशेष का आशा करते हैं कि हम लोग अच्छे से कर पाएं जो ड्यूटी दिया गया है। अच्छी बात है, कम से कम पूरा माने वुमेन से आज एक दिन ही सही हम लोग को कम से कम थोड़ा स्पेशल समझा जा रहा है, नहीं तो ऐसे तो हमारा कोई कदर ही नहीं है। अच्छा ही लग रहा है, सब लेडीज जा रहे हैं। हैप्पी वुमेन्स डे हम सबको बोल रहे हैं, लेकिन जो टीटी मैडम बोली वो सही बोली। एक दिन आज हम लोग को इज्जत मिलता है, बाकी दिन कोई इज्जत नहीं करता है। ठीक है, एक दूसरे के हम अगेंस्ट में बात करते हैं। ये इज्जत हमेशा सबको मिलना, हर लेडी को मिलना चाहिए। सब एक दिन नहीं, आज के दिन जेंट्स लेडीज सब एक दूसरे को हैप्पी वुमेन्स डे का मतलब विशेष कर रहा है, इज्जत दे रहा। वो नहीं, हर लेडीज को हर रोज इज्जत देना चाहिए, बस तभी मैंने हर डे हम वुमेन्स डे मना सकते हैं, ये तो नहीं मना सकते।
तो सिर्फ एक दिन का वुमेन्स डे नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन नारी का सम्मान होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात सोनी की करेंगे जो सरकार से गुहार लगा रही है। रिम्स में भर्ती 12 साल की बच्ची सोनी की तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही है। रिम्स के डॉक्टरों ने हाथ खड़े करते हुए सोनी को दिल्ली एम्स ले जाने की सलाह दी है, लेकिन सोनी की मां के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो दिल्ली तक का किराया दे सके। बेटी के दिक्कत हो गई है, अच्छा कर दो तो उन्हीं के प्रणाम करते हैं सबके। जब अच्छा हो जाएंगे बजरंग बली पर सब पर हम पूजा करेंगे। यहाँ से चाहे इंसान से लेकर भगवान तक से गुहार लगाती ये है गिरिडीह के पतुरा की रहने वाली अझौला देवी। अझौला देवी की 12 साल की बेटी सोनी रिम्स में भर्ती है। सोनी की दोनों ही किडनियां खराब हैं और दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद सोनी को दिल्ली ले जाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में सोनी की मां पीएम से लेकर सीएम तक और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मांग कर रही हैं कि उनकी इकलौती लाडली बेटी को बचाने के लिए दिल्ली जाने की व्यवस्था की जाए। भाड़ा यार दवा के पैसा और आने जाने के 2 पैसा खाने ले से हमरा नहीं है। मोदी सरकार से गाड़ी करवा दो, बच्चा अच्छा हो जाएंगे, बहुत नाम लेंगे। नेताजी से हम जुट के जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे तो बच्चा हमारा सब लोगों से हम प्रणाम जोड़ के जाएंगे। दरअसल सोनी को 2014 में खांसी हुई थी। गिरिडीह में ही सोनी का तब इलाज कराया गया था। डॉक्टर ने टीबी बताते हुए सोनी को दवा खिलाई और तभी से सोनी की तबीयत खराब होने लगी। रिम्स के डॉक्टरों की माने तो दवाओं के अत्यधिक सेवन से किडनी पर असर हो सकता है। पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की सुविधा मेरे नॉलेज में शहर में कहीं नहीं है। ये हाईली सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसका इलाज या तो केजीएमसी लखनऊ में होगा या एम्स में होता है। उम्मीद है कि सरकार एक बेबस और लाचार मां की गुहार न्यूज़ 18 के माध्यम से उन तक पहुंचेगी और सरकारी नुमाइंदे सोनी को दिल्ली पहुंचाने में मदद करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की कोशिश यही है कि सोनी की आवाज सरकार तक पहुंचे और उसे मदद मिल सके। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, झारखंड में नक्सलवाद शुरू से ही बड़ी समस्या रही है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी अहम है। साइबर क्राइम पुलिस के लिए नई चुनौती है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार और पुलिस सजग है। तमाम मुद्दों पर झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे से खास बातचीत की न्यूज़ 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ हैं झारखंड पुलिस के प्रमुख डीजीपी KN चौबे। सर, स्वागत है आपका। डीजीपी साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता जिस सबसे बड़ी समस्या से ग्रसित थी, वो सबसे बड़ी समस्या नक्सल की रही। हाल के दिनों में इस नक्सल की समस्या को समाधान करने के लिए या उसको ख़त्म करने की दिशा में झारखंड पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ी, या फिर आगे का आपका रोडमैप क्या है इस समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करने का? संतोष जी, आपने सही कहा है कि झारखंड पुलिस के लिए विगत 2 दशकों से लगभग 20 वर्षों से नक्सलवाद एक सबसे बड़ी चुनौती रही है। चुनौती से मैं मुख्यतः 2 मुद्दों पे मानता हूँ। सबसे पहला और सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि सैद्धांतिक तौर पर नक्सलवाद भारत के संविधान के विरोध में है। वो संविधान जिससे राज्य देश के कानून बनते हैं, वो संविधान जिसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करती है और जिसके आधार पर रोजाना प्रशासन और सरकारें चला करती हैं। तो नक्सलवाद सैद्धांतिक तौर पर हमारे देश के संविधान के विरोध में खड़ा है। दूसरी चीज़ जो आम लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं और वो ये है कि नक्सल विकास विरोधी है। जिन जिन इलाकों में नक्सल की जड़ें कभी मजबूत थीं, वहाँ विकास का सफ़र रुक सा गया था, ठिठक सा गया था। कई बार एक विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा कि नक्सली अपने को गरीबों का मसीहा बताते हैं, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, सड़क का बनाना, गरीब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चे, चाहे वो आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था हो, मरीजों के लिए अस्पताल की व्यवस्था हो, ये किसी भी विकास से जुड़े कार्यक्रम को जब सरकार लाना चाहती है,
उसको सफल नहीं होने देते हैं। तो इसलिए एक संविधान की मुखालफत और दूसरा विकास में अवरोध उत्पन्न करना, ये दो इनकी पहचान है। और इसीलिए झारखंड पुलिस के लिए ही नहीं, जहाँ जहाँ नक्सलवाद है उन राज्यों की पुलिस के लिए नक्सलवाद एक अहम चुनौती है। कब तक ये माने कि झारखंड से ये समस्या पूरी तरीके से चली जाएगी? देखिए, मैं इसको कोई तारीख या वर्ष तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक विचारधारा है, लेकिन अब ये बिल्कुल अपने अस्ताचल पर है, अब ये अपने अंतिम पड़ाव पर है। विगत 20 वर्षों में झारखंड की पुलिस ने, झारखंड की आवाम ने मिलजुल कर इस परेशानी से दूर होने का, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। और आज की तारीख में जब हम मार्च 2020 में हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस पर बहुत हद तक सफलता पाई गई है। क्या वजह है कि साइबर में इस तरह की घटनाएं, झारखंड में इस तरह की साइबर की घटनाएं बढ़ रही हैं, और उसको रोकथाम के लिए क्या कुछ किया है? क्योंकि पूरे देश की निगाहें यहाँ पर लगी हैं। साइबर क्राइम संतोष जी हमारे लिए एक नई चुनौती है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम उस तरह का अपराध है जहाँ किसी का किसी से भौतिक रूप से मिलना ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो परंपरागत अपराध होते थे संपत्ति के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो चोरी का मामला हो, डकैती का मामला हो, मर्डर का मामला हो, रेप का मामला है, वहाँ पे पीड़ित और अभियुक्त का आमने सामने होना ज़रूरी है, या अगर डकैती है तो घर में आना ज़रूरी है। यहाँ पर साइबर क्राइम प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इसकी कोई राज्य की सीमा नहीं है। ये ज़रूर है, मैं आपसे सहमत हूँ कि झारखंड में साइबर क्राइम एक कुछ ज़िलों में है, वहाँ के लोग, देश भर के जो लोग हैं उनको परेशान उन्होंने किया है। तो सबसे पहले तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो 8 ज़िले जहाँ से सबसे ज़्यादा अभियुक्त पकड़े गए हैं वहाँ पर साइबर थाना स्थापित किया गया है। हमारे यहाँ जो अपराध अनुसंधान विभाग है CID, उसमें साइबर थाने को स्थापित किया गया है। जो नए लड़के पुलिस में आ रहे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की जानकारी है उनको इन थानों में पदस्थापित किया जा रहा है। और इसके अलावा हमने, जैसा कि मैंने बताया कि यह मुमकिन है कि जामताड़ा का बैठा हुआ कोई आदमी केरल के किसी व्यक्ति को झांसे में डालकर उसे कुछ बतलाकर उससे वो सूचना प्राप्त कर ले जिससे उसके अकाउंट को हैक करके पैसा निकाल ले। साइबर क्राइम में मुख्यतः ही होता है। तो अब अगर ऐसा होता है तो केरल के व्यक्ति को यहाँ आना पड़ेगा झारखंड, तो हमने उस समस्या का भी निराकरण खोज लिया है। ऑनलाइन कोऑपरेशन सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया है और अब जहाँ जहाँ से इस तरह की घटनाएं होती हैं वहाँ की पुलिस हम लोग को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजती है, वो एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट होता है और फिर जिस ज़िले से वो घटना हुई है उस ज़िले के पुलिस अधीक्षक को हम लोग भेजते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। झारखंड की जो एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जो जा रहा है उस तरफ आपकी भी भूमिका बनती है। महिलाओं को लेकर खासकर हाल के दिनों में रेप की घटनाएं जिस तरीके से देश में बढ़ी, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी जिम्मेदारी की बात करें तो वहाँ पर इस तरह की घटनाओं में जो दोषी हैं उनको सज़ा कैसे जल्दी से जल्दी मुकर्रर कराया जाए, इस दिशा में झारखंड के अभी हाल के दिनों में कई केसेस सामने आए। झारखंड रांची लॉ कॉलेज की जो हमारी छात्रा थी उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ वो एक रिकॉर्ड समय में हुआ। उसके बाद दुमका का जो था केस उसमें भी रिकॉर्ड समय में हुआ। तो इसमें किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, ये तो एक बड़ा, मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने ये बात कही है। देखिए, हमारे लिए और सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत ऊंची प्राथमिकता और होना भी चाहिए। महिलाएं समाज के आधे हिस्से की होती हैं और वो बिना किसी खौफ के, बिना किसी परेशानी के अपने घरों से बाहर निकल सकें और महफूज तौर पे घर वापस लौट सकें। ये समाज की जिम्मेदारी बनती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। अब लड़कियां आधुनिक दौर में पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं। हर वो इलाका जहां पर जो नौकरियां या जो व्यवसाय पुरुष प्रधान हुआ करते थे आज से 30-40 वर्ष पहले, वहां लड़कियां बराबरी की भागीदारी में आ रही हैं। तो लड़कियां मुख्यतः अब घरों की दीवारों से और दरवाज़ों से बाहर निकल कर आ रही हैं। तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करना
सबों का पुनीत कर्तव्य बनता है, समाज का पुनीत कर्तव्य बनता है, और पुलिस का तो बनता है क्योंकि हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए अगर हम कोशिश करते हैं कि पहले तो उनके खिलाफ कोई अपराध ना हो, अपराध होते हैं तो बिना समय गंवाए हो उनका अनुसंधान हो, और अनुसंधान में ऐसे मजबूत साक्ष्य बनाए जाएं जिसमें फॉरेंसिक्स और साइंटिफिक एविडेंसेस हों, जिनके बाद अगर वो कोर्ट में ट्रायल के लिए शुरू होता है अभियोजन में, तो ज़रूर सज़ा मिले। मैंने ये सुना था कि इधर दुमका वाले केस पे, जिसपे कि बहुत ही कम समय में, सिर्फ 4 दिनों में, उस केस के बारे में थोड़ा बताएं। वो एक घटना थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची का उसके चाचा के द्वारा ही और उसका रेप किया था और उसमें उसकी हत्या हुई थी। तो दुमका के एसपी जो हमारे अच्छे पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक टीम भेजकर महाराष्ट्र में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि अभियोजन पक्ष को मजबूत करना हम लोग की बहुत ऊंची प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर अपराध हो जाता है तो अनुसंधान के क्रम में। तो आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि केवल 4 दिनों में, अगर एक रविवार को निकाल दें जब न्यायालय बंद होता है, तो 4 दिनों में अभियोजन का कार्य पूरा हुआ। रात में माननीय न्यायाधीश महोदय ने न्यायालय को खोल के रखा और 4 दिनों में पूरी सुनवाई हुई और उसे, आप जानते हैं कि उसे सज़ा मिली है। तो मैंने ये, और हमारे जितने वरीय पदाधिकारी हैं, जो झारखंड पुलिस की टीम है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जहाँ भी इस तरह के अपराध हुए हैं उनको हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, और कुछ जिलों में इस तरह के केस अब अनुसंधान पूरे हैं, उसको हम लोग ट्रायल पर डालना चाहते हैं। और जैसा कि मैं रेप के बारे में, मेरी एक अपनी मान्यता है कि लड़कियों से जुड़े हुए अपराध को अगर नियंत्रण करना है तो उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूर हैं, एक तो संस्कार और दूसरी सरकार। संस्कार इसलिए कि मैं 3 दशक से जो मैंने पुलिस की नौकरी की है, मैंने शायद कभी ऐसा नहीं देखा है कि वो बच्चे जिनको माता पिता ने या स्कूल में शिक्षकों ने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो कभी इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं। तो समाज को, परिवार को, माता पिता को अपनी इस भूमिका को बहुत गंभीरता से निभानी चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए कि वो महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत करें। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी ताकि पुलिस और आमजन मिलके काम करे और सोसाइटी से जो परेशानी है उसको खत्म? ये एक सतत चलने वाला प्रयास होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि झारखंड के डीजीपी की हैसियत से मेरी 2 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो मैं संतोष जी बताना चाहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है पुलिस में संवेदनशीलता को लाना। कोई आदमी अगर थाना में आता है, उसकी जो अपनी पीड़ा है, उसका जो अपना दर्द है, उसका सामान लूट गया, उसके घर में कुछ वारदात घट गई, एक परेशान आदमी जब थाने में आता है तो उससे बेरुखी से पेश नहीं आना चाहिए। उसकी पीड़ा को समझना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर ये चीज़ उसके परिवार में हो जाती तो उसे कैसा लगता। तो मेरी सर्वोच्च और ये आप चीज़, एक संवेदनशीलता एक ऐसी चीज़ है जो आप बाज़ार से नहीं खरीद सकते। मॉडर्नाइजेशन के लिए आप थाने की बिल्डिंग बना सकते हैं, मोबिलिटी के लिए गाड़ी ले सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए आप एक वायरलेस और ये तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं। ये सभी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं। संवेदनशीलता बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। ये आपकी सोच का, आपकी शख्सियत का हिस्सा होनी चाहिए। तो वो सबसे बड़ी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और ये ऐसा नहीं होता है कि ये जुलाई में कर देना है और अगस्त में कर देना है। ये एक सतत चलने वाला प्रयास है और इसके लिए सभी सीनियर पदाधिकारी हैं, उनको भी मैंने कहा है कि हम लोग को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा कि आम जनता का डीजी और आईजी और इन लोगों से ज़्यादा उनसे संपर्क नहीं होता। परेशानी आने पर उनका सबसे ज़्यादा संपर्क थाना पर होता है। इसलिए थाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है और मेरा पूरा प्रयास होगा कि थाना को ज़्यादा एक्टिवेट किया जाए। थाने में ऐसी व्यवस्था हो कि जो लोग आएँ उनसे लोग अच्छे से बात करें। अभी मुख्य सचिव जी ने मुझसे ये इस बात पे चर्चा हुई थी तो उन्होंने इस बारे में कहा था कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और मैं बिल्कुल सरकार के इस मंतव्य से सहमत हूँ कि
लोग आए तो उनको बैठने की जगह हो, उनकी बात सुनी जाए और उस पर जो भी नियमानुसार कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो वो हो। सो हर आदमी जो वर्दी में है उसकी संवेदनशील हो, वो व्यक्ति संवेदनशील हो, और थाना जो है जिसके लिए बनाया गया, जहाँ पर सरकार इतनी खर्च करती है, और सरकार के खर्च का मतलब होता है आम आदमी का टैक्स का पैसा, तो वो अपना काम सुचारू रूप से करे। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आपको लगेगा कि जो आम जनता को पुलिस से शिकायतें होती हैं उसमें नहीं सिर्फ बहुत कमी आएगी, बल्कि आप उसे एक हमसफ़र के रूप में देखेंगे। धन्यवाद सर आपका। तो के.एन. चौबे साहब, झारखंड पुलिस के मुखिया, डीजीपी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से 3.25 करोड़ जनता जो झारखंड की है उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से झारखंड पुलिस ने आधी आबादी के लिए कदम उठाए हैं। तो ये सारे जो पहलू पे हमसे बात की, इनका धन्यवाद। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से। इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए खबर दोपहर सीधे न्यूज रूम से लाइव।